नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्तों, जो पिछली क्लासेस चली आ रही हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दी जा रही है। सभी क्लासेस बहुत ही शानदार हो रही हैं। सारी चीजें मैपिंग के माध्यम से आप सीख रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक हम जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत कवर कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के अंतर्गत वन है। वन एक ऐसा टॉपिक है वो जो लेंदी भी टॉपिक है, लेकिन मैं बहुत ही कम समय में इसको पूरी की पूरी तरीके से आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैपिंग भी करवा दूंगा और आप लोगों को याद भी करवा दूंगा चीजें, जिसमें प्रीलिम्स फैक्ट भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। सिर्फ आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पिछली जो क्लासेस हैं उसमें कई सारे हमने टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं। राष्ट्रीय उद्यान हो, अभ्यारण्य हो, जो है पर्वत पठार हो, जलवायु हो, है ना, मंदिर मस्जिद हो, गुफाएं हो, ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी, है ना। अब अपन बढ़ते हैं। आज की हमारी जो क्लास है मध्य प्रदेश में वन है ना। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में वन। मध्य प्रदेश में वन, है ना। ये आज का हमारा टॉपिक है। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत अपन इस टॉपिक को चालू करने के पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भाई एक्चुअली में वन क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई एक्चुअली में वन क्या होते हैं, वन की अपन परिभाषा पे बात करेंगे, ठीक है। परिभाषा पे बात करने के बाद हम कुछ प्रीलिम्स फैक्ट देखेंगे। कुछ प्रीलिम्स फैक्ट के ऊपर हम बात करेंगे जो आपकी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। आपकी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम पहले प्रीलिम्स फैक्ट पर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर अपन बात करेंगे हम सारे के सारे मैप के माध्यम से, मैं आपको मैप बनवाऊंगा और मैप के माध्यम से हम क्या सीखेंगे, मध्य प्रदेश को हम जो है कवर करेंगे मैप के माध्यम से। ये तीन चीजों के हम तीन स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले हम वन देखेंगे, वन क्या होते हैं, फिर अपन प्रीलिम्स फैक्ट के ऊपर बात करेंगे जो आपकी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जो है जिनको याद करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और मैं एक ऐसी प्रीलिम्स फैक्ट का संग्रह आप लोगों के साथ में साझा करूंगा जिसमें आपके जो है अदर किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारा डाटा मैं प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत आप लोगों को कवर कराऊंगा। फिर जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत वनों की हम मैपिंग करेंगे और वनों की मैपिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्यम वन कहाँ पाए जाते हैं और अल्प वन, जैसे कि अगर अपन बात करें अल्प वन कहाँ पाए जाते हैं, ना, तो ये बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे कि उष्णकटिबंधीय वन कौन से हैं, पर्णपाती वन, अर्ध जो है इस तरीके से उष्णकटिबंधीय जो वन है, फिर अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये सारी चीजों पर वन करेंगे, जो है डिस्कस करेंगे। वनों के वर्गीकरण पर हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा वनों का वर्गीकरण जो है उस पर अपन बात करेंगे। वनों के वर्गीकरण की अगर अपन बात करें तो चार भागों में से बांटा जाता है ना, उस पर भी हम बात करेंगे। तो स्टेप वाइज हम स्टेप क्लियर करेंगे सभी चीजों को और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वन क्या होते हैं, अपन वो देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन वन की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, जो हमारे वन है, वन क्या होते हैं कि भाई वन जो होते हैं किसी भी क्षेत्र में जो है किसी भी वनों से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से थे जो पूर्णतः वन आच्छादित होते हैं। क्या है, जो पूर्णतः वन आच्छादित होते हैं। वनों से अभिप्राय ऐसे क्षेत्रों से है जो पूर्णतः वन आच्छादित होते हैं। क्या होते हैं, वन आच्छादित होते हैं और जो उस क्षेत्र के जैविक सुधार एवं विकास में सहायक होते हैं। क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये तो वन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है कि भाई वन क्या होते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो वनों से पूर्णतः आच्छादित होगा और वह उस क्षेत्र के जैविक विकास में और उसके सुधार में क्या करते हैं, सहायता भी करते हैं, है ना। अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें, अब देखो अपन प्रीलिम्स फैक्ट की बात करते हैं जो आपकी एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत कैसे वन पाए जाते हैं। तो भाई मध्य प्रदेश के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आपके कैसे वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन आपको पाए जाते हैं ना। तो सबसे पहले हमने बात की कि वन क्या होते हैं, फिर हमने देखा मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस तरीके के वन पाए जाते हैं। अब हम प्रीलिम्स फैक्ट की बात करें तो हम प्रीलिम्स फैक्ट की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया, आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके के वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो है आपके किस तरीके के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें वन रिपोर्ट की, अगर अपन बात करें वन रिपोर्ट 2019 की अगर अपन बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत 77,481 वर्ग किलोमीटर पर क्या वन पाए जाते हैं, वन पाए गए हैं, है ना। आई बात समझ में। जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो वो 3 लाख जो है 308,252 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर अपन बात करें वन रिपोर्ट 2019 के हिसाब से मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल का 77,481 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्रफल का 25.11% है। कितना है? 25.11% है। आई बात समझ में। वन रिपोर्ट 2019 के जो है आधार पर 77,481 वन जो है वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आपका कितना है? 25.11% है। जो है पर्यावरण की दृष्टि से ये सब क्वेश्चन आते हैं आपका। पर्यावरण की दृष्टि से भाई 33% वनों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से 33% होना जो है वनों का होना आवश्यक है। ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जो है मध्य प्रदेश जो है हमारा, मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें, सबसे अधिक वन आवरण वाला जो राज्य है, वन आवरण वाला जो राज्य है वह हमारा मध्य प्रदेश है। क्या है? जो है सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश है। वही अगर प्रतिशत की दृष्टि से अगर अपन बात करें, प्रतिशत की अगर दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा वन आवरण वाला आपका जो राज्य है वो आपका क्या है? मिजोरम है। क्या है? आपका मिजोरम है। देखो प्रतिशत के आधार पर अगर हम सबसे ज्यादा जो है वन आवरण वाले राज्य की बात करें तो हमारा मिजोरम है ना। आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे पहला ऐसा राज्य है, सबसे पहला ऐसा राज्य है जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण किया। मतलब कि वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला सबसे पहला जो राज्य है कौन सा है? सबसे पहला ऐसा राज्य जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण किया, वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला, है ना। अब ये सारे के सारे जो फैक्ट में आप लोगों को जो है लिखवा रहा हूं। भाई सबसे पहला वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला जो है राज्य कौन सा है आपका? वो भी आपका मध्य प्रदेश है मेरे दोस्तों। और ये सारे के सारे फैक्ट आप लोग मेरे साथ कॉपी में उतारते चलें, जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं ना, है ना। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को देखो क्या बताया कि सबसे पहले तो ऐसा राज्य जो वनों का राष्ट्रीयकरण करता है, और वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश में 1970 की अगर अपन बात करें तो वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना। 1970 की अगर अपन बात करें वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये सारे के सारे फैक्ट आप लिख लो और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ये यहाँ तक की सारी चीजें आप लिख लेना, या फिर आप जो है वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज करने से के बाद इन सारी चीजों को उतार लेना, है ना। और फिर अपन आगे के फैक्ट की अगर अपन बात करें, फिर आगे के फैक्ट पर अपन चलते हैं, है ना। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को सारी चीजें कवर करवा रहा हूँ। ऐसा संग्रह मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जिससे ये संग्रह आपको एक ही साथ मिल जाएगा, तो आपको है ना अन्य चीजों पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। या जो है आपको कई सारी बुकों का डाटा भी यहाँ पर एक साथ ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो जैसे वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला हमारा सबसे पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था, 1970 में किया था। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश में जो है सबसे पहले अगर अपन बात करें तो तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? सबसे पहले अगर अपन बात करें तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्तों? सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पाया जाता है ना। क्या किया जाता है भाई? सबसे पहले तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है।
वहीं अगर अपन बात करें जो है सर्वप्रथम जो वन नीति लागू की गई थी, वन नीति जो लागू की गई थी, है ना, वो 1952 में की गई थी। वहीं अगर अपन दूसरी वन नीति की बात करें तो दूसरी वन जो नीति है आपकी, है ना, वो कब लागू की गई थी, 2005 के अंतर्गत लागू की गई थी। तो सर्वप्रथम वन नीति 1952 में लागू की गई थी, और उसके बाद अगर अपन बात करें दूसरी वन नीति जो है आपकी 2005 के अंतर्गत लागू की गई थी, है ना। और वनों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो हमने कब देखा था, 1970 में देखा था। आइए अगर अपन जो है आगे बात करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहले एक चीज और आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो वन नीति तो 1952 में की गई थी और दूसरी वन नीति 2005 में की गई थी। वहीं अगर अपन बात करें जो है आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है वन प्रबंध संस्थान, ये आपका आता है भोपाल के अंतर्गत, है ना, ये आता है आपका भोपाल के अंतर्गत। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका, वो कहाँ आता है आपका, वो आता है आपका जबलपुर के अंतर्गत। कहाँ आता है, जबलपुर के अंतर्गत, ठीक है। मध्य प्रदेश में वन प्रबंध संस्थान की बात करेगा, देखो वन प्रबंध संस्थान की बात करेगा तो भोपाल आएगा, और वन अनुसंधान संस्थान की बात करेगा तो जबलपुर आएगा। वहीं अगर अपन बात करें राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो वो आता है आपका देहरादून में। कहाँ आता है आपका, देहरादून में, है ना। देखो अगर अपन बात करें वन प्रबंध संस्थान की भोपाल आता है, वन अनुसंधान की जो है जबलपुर आता है, और राष्ट्रीय अनुसंधान की अगर अपन बात करें, राष्ट्रीय वन अनुसंधान की बात करें तो वो देहरादून के अंतर्गत आता है। देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी मेरे दोस्तों, वन विकास निगम मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो वह 1860 में की गई थी। वन विकास निगम की स्थापना 1860 में की गई थी, है ना। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है वन विकास निगम की स्थापना 1860 में की गई थी। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विभाग की स्थापना, देखो अभी अपन प्रीलिम्स फैक्ट पढ़ रहे हैं, है ना, विभाग की स्थापना कब की गई थी, सॉरी, मध्य प्रदेश में वन जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत इको पर्यटन विभाग कहाँ पर स्थित है आपका, वह भोपाल के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पर है आपका, भोपाल के अंतर्गत स्थित है। अभी मैंने मैपिंग नहीं करवाई है मेरे दोस्तों, अभी तो मैं मैपिंग बिल्कुल भी नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ प्रीलिम्स फैक्ट के ऊपर अपन जो है बात कर रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में सीधे के सीधे आपको देखने को मिलेंगे। और ये एज इट इज जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, याद है मुझे, वैसे ही आप लोग इस चीज को याद कर लेना। और ये पूरा एक सार संग्रह है, वनों से संबंधित ऐसा सार संग्रह है जिसमें आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैं चीजों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी बनती है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो है अपना रिस्पॉन्स दें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा संग्रह मैं आप लोगों को यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। इतना सारा प्रीलिम्स फैक्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप ये पढ़ोगे तो इस बहुत सफिशिएंट हो जाएगा मेरे दोस्तों आपको, है ना। देखो इको पर्यटन विभाग की जो है स्थापना कहाँ की गई, भोपाल के अंतर्गत। वहीं अगर अपन मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें तो जड़ी बूटी बैंक कहाँ है मेरे दोस्तों, जड़ी बूटी बैंक की स्थापना पचमढ़ी के अंतर्गत की गई है, पचमढ़ी में है। जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है, पचमढ़ी के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों ये आपको उतारना है, आप उतार ले, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और भी बहुत सारे प्रीलिम्स फैक्ट हैं, सारे के सारे कंप्लीट करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो, है ना। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और कौन से प्रीलिम्स फैक्ट हैं जो सीधे के सीधे आपकी जो है एग्जाम में आ सकते हैं ना। सारे के सारे प्रीलिम्स फैक्ट आपको कंप्लीट करवा देंगे और मैपिंग भी सब चीज की करवा देंगे। देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अभी तक हमने देखा है कि इको पर्यटन हो गया, है ना, जो है वन विकास निगम हो गया, 1860 हो गया, राष्ट्रीयकरण भी हो गया। अब जो है आपका क्या बचता है, यहाँ पर जड़ी बूटी बैंक भी हमने देख ली। वन राजकीय महाविद्यालय, वन राजकीय महाविद्यालय कहां पर आता है मेरे दोस्तों, बालाघाट के अंतर्गत आता है ना, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। वहीं बैतूल के अंतर्गत जो है, बैतूल के अंतर्गत वन राजकीय जो महाविद्यालय उसकी स्थापना 1980 के अंतर्गत की गई थी। कब की गई थी, वन राजकीय महाविद्यालय की अगर अपन बात करें तो बालाघाट में 1979 में की गई थी, और बैतूल में जो है उसकी स्थापना 1980
के अंतर्गत यहाँ पर की गई थी, है ना। अगर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं तो और आपका जो फैक्ट जो निकल के आते हैं वह क्या आपके निकल के आते हैं कि यहाँ पर एक तो ये देखने को मिलता है वन से संबंधित जो है पंचवन योजना वह कब लागू की गई थी, तो 1976-77 में पंचवन योजना लागू की गई थी। 1976 से 77 में पंचवन योजना लागू की गई थी। वहीं अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन आवरण वाला जो जिला है वह कौन सा है, आपका बालाघाट है ना। कौन सा है, आपका बालाघाट है। वहीं अगर अपन सबसे न्यूनतम की अगर अपन बात करें, है ना, सबसे न्यूनतम की अगर अपन बात करें तो वो कौन सा है आपका मेरे दोस्तों, वो है आप मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा अगर अपन वन आवरण वाले जिले की बात करें तो वो बालाघाट है। और सबसे अगर अपन जो है न्यूनतम की अगर अपन बात करें तो वो आता है आपका उज्जैन। क्या आता है आपका, उज्जैन, है ना। और सबसे ज्यादा बड़ा जो वन व्रत है, देखो मध्य प्रदेश को 16 वन व्रतों में है ना, सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें तो वन आवरण वाला बालाघाट है। सबसे कम की अगर अपन बात करें तो उज्जैन है। और एक चीज और ये याद रखना, अगर प्रतिशत की दृष्टि से भी अगर से पूछता है तो सबसे ज्यादा बालाघाट ही है और सबसे कम क्या है आपका जो है उज्जैन ही है, प्रतिशत की दृष्टि से भी और वन आवरण की दृष्टि से भी अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा बालाघाट है, सबसे कम उज्जैन है। प्रतिशत की दृष्टि से भी वन आवरण की दृष्टि से भी मध्य प्रदेशों को 16 वन वृत्त खंडों में बांटा गया है। क्या बांटा गया, वन वृत्त खंडों में बांटा गया है ना। सबसे ज्यादा 16 वन वृत्त खंडों के अंतर्गत इसको बांटा गया है। सबसे बड़ा जो वन वृत्त है, देखो सबसे बड़ा जो वन वृत्त है हमारा, सबसे बड़ा वन वृत्त है ना, सबसे बड़ा जो हमारा वन वृत्त है दोस्तों वो है आपका खंडवा। क्या है आपका, खंडवा। सबसे बड़ा जो वन वृत्त है आपका खंडवा है। और सबसे न्यूनतम की अगर अपन बात करें, न्यूनतम की अगर अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, वो क्या है आपका, होशंगाबाद। क्या है आपका, होशंगाबाद, है ना। सबसे बड़ा अगर वन वृत्त पूछेगा तो खंडवा है ना। और सबसे न्यूनतम वाला वन वृत्त पूछेगा तो आपका होशंगाबाद है ना। ये सारी की सारी चीजें अपने प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत देखी। देखो अब मैंने आपको कितनी सारी चीजें बताई है मेरे दोस्तों, सिर्फ प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत ही मैंने आप लोगों को कितनी सारी चीजें बताई हैं। और ये सारी की सारी आपकी एग्जाम ओरिएंटल चीजें हैं जो आपकी एग्जाम में सीधे तौर पर पूछी जाती हैं, जो प्रीलिम्स फैक्ट में बनती हैं, जो सीधे आपकी एग्जामों में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये एक ऐसा सार संग्रह है जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। अभी तो दोस्तों केवल पिक्चर चालू हुई है ना, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है ये। अभी आगे देखो आपको जो है मैपिंग के माध्यम से इतने शानदार तरीके से आपको वन में सिखा दूंगा कि आपसे अगर कोई नींद में उठा के भी पूछ लेगा ना तो बता दोगे अरे निखिल सर की क्लास देखी है, टेंशन मत लो सब बता देंगे, है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत करो, है ना। देखो सारी की सारी चीजें डिस्कस करवा दी हैं। सबसे पहले वन क्या होते हैं, उसके बाद प्रीलिम्स फैक्ट की बात कर ली है। अब हम कहाँ चलते हैं मेरे दोस्तों, अब हम चलते हैं जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है वनों का वर्गीकरण देखेंगे, है ना। हम क्या देखेंगे, अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत वनों का वर्गीकरण देखेंगे। आप इसको उतार लो और अपने पास जो कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जो भी आपके पास में आप नोट्स बना के रख रहे हो उसके अंतर्गत जो भी चीज यहाँ से नहीं मिलती है या कहीं से भी आपको नहीं मिलती है, जो भी चीज नहीं मिलती है, कुछ अच्छा चीज आपको सीखने को मिलता है तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करो, जो भी आप नोट्स बनाते चल रहे हैं। और आप जरूर से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपको कि जो है आप जब भी कोई चीज पढ़ते हैं या कोई क्लासेस देखते हैं, मेरी देखें किसी और की देखें, तो आप उस चीज को नोट डाउन किया करो, है ना। अपडेट किया करो उस चीज को, अपडेट कि हाँ यार मेरे नोट्स में ये चीज नहीं थी तो हम इस चीज में नोट्स में अपडेट कर लें। अब जब अपडेट करते रहोगे ना अपने नोट्सों को, तो मेरी बात समझना, अपडेट करने से क्या होगा, आपके पास में ऐसा संग्रह कंप्लीट होगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम पर। एग्जाम के टाइम पर हम 4 किताबें तो नहीं दे सकते हैं ना, लेकिन हम हमारे नोट्स पे ही क्या करते हैं, जो है नोट्स पे ही नजरें डालते हैं, उसको ही पढ़ते हैं, बहुत जल्दी रिवीजन होता है। और जब हम नोट्स बनाते हैं, हमारे द्वारा जो कोई नोट्स बनाया जाता है ना, तो उसको चीजों को पढ़ने में और समझने में बहुत ही जो है हेल्प होती है हमारे द्वारा जो नोट्स बनाए जाएंगे। अब अपन किसी के दो नोट्स को अगर अपन जो है रीड करेंगे ना तो उतना हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रखे हैं, क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है।
हमने जो नोट्स बनाए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें क्या पढ़ना है, किस चीज का रिवीजन करना है और कोई चीज कहाँ हमसे छूट जाती है तो जो हमने उसमें नोट्स के अंतर्गत सम्मिलित की है। तो अब आप अपन क्या करते हैं, अब अपन जो है वनों का वर्गीकरण वनों का वर्गीकरण, अब देखो वनों का वर्गीकरण देखेंगे अपन, है ना, वनों का वर्गीकरण, है ना, वनों का वर्गीकरण अपन को करना है। और वनों का जो वर्गीकरण किया गया है मेरे दोस्तों, 4 तरीके से आपके साथ में वनों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले की अगर अपन बात करें वो आता है आपका प्रादेशिक आधार पर, है ना, फिर आता है आपका भौगोलिक या जलवायु के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर। 4 तरीके से वनों का वर्गीकरण किया है। अभी तो हम मैपिंग पे नहीं आए हैं, हम वनों का वर्गीकरण कर रहे हैं और वनों को वर्गीकरण को किस तरीके से मैपिंग के माध्यम से दिखाएंगे वो भी आप लोगों को समझाएंगे, है ना। हम क्या कर रहे हैं, अभी मैपिंग करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो मेन मोटिव, मेन उद्देश्य ये है कि हर बंदा जो मेरे वीडियो को देखेगा, मेरी क्लास को देखेगा, उसको बहुत आराम से सटीक तरीके से समझ में आना चाहिए। जो नया बंदा है वो देखे, उसको समझ में आए, है ना। अब क्या रहता है कि जब हम एक किताब, नया बंदा आता है, अगर कोई कंपटीशन की फील्ड में उतरता है वो, और अगर वो कोई किताब खरीद के लेके आता है, हम जैसे मान के चलते हैं वो जो है कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों की जो गीता होती है, जो इसे हम गीता कहते हैं, मतलब कि लूसेंट की जो किताब खरीद के लेके आता है नया बच्चा, उसे ये नहीं समझ में आता है कि अब इसको पढ़े कैसे पढ़े मेरे दोस्तों उस किताब को। ये समस्या तो रहती है ना उसके पास में। नया बच्चा क्या करेगा, एक्सपर्ट बच्चा जो 2-4 सालों से पढ़ रहा है उसको तो सभी चीजें समझ में आएंगी ना। मेरा पर्पस ये है कि कोई नया बच्चा आएगा, उसे बिल्कुल जीरो से हम सिखाएंगे, बहुत अच्छी से तरीके से सिखाएंगे, हम उसको एक्सपर्ट बनाएंगे, है ना, हम उसको एक्सपर्ट बनाएंगे और चीजों को सिखाएंगे। मेरी जो क्लास है, तो मेरी क्लास में मैं सिर्फ आप लोगों को यही सिखाता हूँ कि भाई जो नया बच्चा है वो भी अगर आज वीडियो को देखेगा, क्लास को देखेगा, तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा। अब वो लूसेंट की किताब खरीद के लिए आया है, उसको नहीं पता है किस तरीके से पढ़ेगा, वो क्या करेगा, तो अब ये उसकी भी क्या रहती है कि एक स्ट्रेटेजी रहती है पढ़ने की, तो वो बेसिक से चीज़ों को पढ़ेगा। बेसिक से चीज़ों को पढ़ने के लिए अब लूसेंट आप मान के चल दे खरीद के लेके आए, तो उसको पढ़ने की तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका ये है नए बच्चे का कि जो लूसेंट की किताब खरीद कर लेकर आया है वो सबसे पीछे से उसको पढ़ना चालू करे, जिसमें जो है खेलकूद दिया है, भारत में प्रथम दिए हैं, नागरिक प्रथम दिए हैं, महिला प्रथम दी हुई हैं, सबसे ऊंचा स्थान दिया है, सबसे नीचा स्थान दिया है। तो वो बेसिक चीज़ों को जो है कंप्लीट करते चले, फिर वो आ जाए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हिस्ट्री पढ़ना है या ज्योग्राफी पढ़ना है, कोई है ना, उस चीज़ को समझने की कोशिश करे, धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करे, तो एक बेसिक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखा जाता है। तो हम भी यही करते हैं कि बेसिक तरीके से चीज़ों को, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं ना। तो आप सीखो इसको, है ना, तो मुझे सिखाना है आप लोगों को। और अब हम बढ़ते हैं जो है, देखो मोटिवेशनल तो चलते ही रहेगा बीच बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी आप जैसे स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट अभी बना रहूँगा आपके लिए। तो मैं स्टूडेंट ही हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका टीचर हूँ, आप मुझे जो समझे मैं वो हूँ आपके लिए। आप सिर्फ चीज़ों को सीखें, मैं बहुत मज़े से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप बहुत मज़े से इस चीज़ों को सीखें। अपन वनों के वर्गीकरण की बात करते हैं। देखो वनों के वर्गीकरण में अपन ने सबसे पहले देखा 4 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं प्रादेशिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर अगर अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं जो है प्रादेशिक, अगर अपन प्रादेशिक आधार पर अगर अपन बात करते हैं तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं शिवपुरी मुरैना, शिवपुरी और मुरैना के आधार पर अगर अपन बात करते हैं, शिवपुरी मुरैना का पठार, है ना, कैमूर का पठार, कैमूर श्रेणी या कैमूर पठार, है ना। वहीं अगर अपन बात करें फिर आता है एक आपका सतपुड़ा। तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है आपका, है ना। वहीं अगर अपन बात करें भौगोलिक आधार पर, तो भौगोलिक आधार पर मेरे दोस्तों इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, जलवायु के आधार पर बात करें या जो है भौगोलिक आधार पर अपन बात करें, तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, आपका आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, है ना। वहीं अगर अपन बात करें दूसरे नंबर पर आता है आपका जो है उष्णकटिबंधीय
उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आता है आपका, पर्णपाती वन आता है। वहीं अगर अपन बात करें नंबर 3 पर आता है उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। 3 जो है आपके आधार पर इसको डिवाइड किया गया। भैया अगर अपन प्रजाति के आधार पर बात करें तो सबसे पहला आता है आपका सागौन का वन, सागौन का वन आता है। फिर अगर अपन बात करें एक साल का वृक्ष आता है आपका, फिर आते हैं आपके मिश्रित वन आते हैं आपके, है ना। वही अगर अपन बात करें प्रशासनिक की तो प्रशासनिक में एक आता है आपका संरक्षित, एक आता है आपका आरक्षित, एक आता है आपका अवर्गीकृत। ये 3 आपको देखने को मिलेंगे। प्रजाति के आधार जो प्रशासनिक आधार पर 3 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। एक आरक्षित आता है, एक संरक्षित आता है और एक अवर्गीकृत आता है मेरे दोस्तों। तो अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा आपका देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना सबसे ज्यादा, और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें इसका परसेंटेज पूछा जाता है कि जो है सागौन का परसेंटेज कितना है, साल का परसेंटेज कितना है, या मिश्रित वन का परसेंटेज कितना है ना, मिश्रित वन का परसेंटेज कितना है, ये भी पूछा जाता है। आरक्षित वन कैसे होते हैं, संरक्षित वन क्या होते हैं, अवर्गीकृत वन क्या होते हैं। वहीं अगर अपन बात करें उष्ण कटिबंधीय वन या फिर अपन पर्णपाती वन की बात करें या अर्ध पर्णपाती वन की बात करें, तो अब एक एक चीजों को अपन बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे मेरे दोस्तों। अब अपन सबसे पहले ये देखेंगे, हम एक मैप ड्रॉ करेंगे, और मैप के माध्यम से हम सब चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये डायग्राम आप उतार लो और इसको एज इट इज एक पन्ने पे लिख लो, है ना, एज इट इज एक पन्ने पे लिख लो। आपको थोड़ी सी जो है आपको हेल्प मिलेगी सीखने के लिए। और जैसे ही मैं आपकी मैपिंग करवाऊंगा तो मैपिंग के माध्यम से जब मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि मैपिंग में ये चीजें कहाँ पर हैं, तो आप मैप के माध्यम से ये चीजों को सीख सकेंगे कि भाई मैप के अंतर्गत ये चीजें यहाँ आती हैं, यहाँ आती हैं, यहाँ आती है ना। ये सारी चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकेंगे। आइए अपन एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं, मैप के माध्यम से अपन चीजों को सीखेंगे, है ना। सबसे पहले अपन देखेंगे भाई प्रादेशिक आधार पर, है ना, प्रादेशिक आधार पर भी देखेंगे अपन, सब देखेंगे। सबसे पहले अपन प्रादेशिक आधार पर जो है बात करेंगे, है ना, प्रादेशिक आधार पर अपन बात करेंगे। आप तो बस चीजों को सीखते चलो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी, इतनी बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक ना छोटा सा मैप बना रहा हूँ मेरे दोस्तों, है ना, एक छोटा सा मैप बना रहा हूँ मैं। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप है ना मैप बना लें, मैं भी एक मैप बना रहा हूँ और मैं एक छोटा सा एक मैप बना लेते हैं जिसके माध्यम से अपन चीज़ों को सीखेंगे ना। ये चीज अपन ने एक मैप बना लिया, ठीक है। मैप हमारा अच्छा बना हुआ है, ठीक है। हम देखेंगे मैप को किस तरीके से अपन देखेंगे। देखो नॉट फॉर स्केल है मैप, है ना, हम सीखने के हिसाब से मैप ड्रॉ कर लेते हैं और इतना मैप हमें आता है बनाना, सफिशियंट है, हमको बहुत सफिशियंट है। हम इस मैप में सब कुछ चीज़ें सीख लेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें प्रादेशिक आधार पर, तो प्रादेशिक आधार पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई एक तो आता है आपका शिवपुरी मुरैना का पठार आता है ना, फिर आता है एक आपका क्या आता है, एक कैमूर की श्रेणी आती है और एक आता है आपका सतपुड़ा का क्षेत्र। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब सबसे पहले अगर हमको ये नहीं पता है कि शिवपुरी कहाँ पर आता है, मुरैना कहाँ पर आता है, तो मेरे दोस्तों आप एक मैप को लें, मैप को अपने साथ में रखें, उसको सामने देखें और मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ आपसे उसको उसमें ढूंढने की कोशिश करें। आई बात आप लोगों को समझ में। आप अगर एक्सपर्ट हैं, आपको थोड़ा सा मैप याद है तो आप बहुत इजी चीज़ें तरीके से सीख जाएंगे, अन्यथा आप एक मैप अपने साथ में रखिएगा, हम उसके माध्यम से आपको चीज़ों को सिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें जहाँ पर शिवपुरी और मुरैना की अगर अपन बात करें तो शिवपुरी आपका यहाँ पर आता है, मुरैना आपका यहाँ पर आता है। तो सबसे पहला जो विभाजन अपन ने ये देखा कि भाई प्रादेशिक आधार पर सबसे पहला जो विभाजन किया गया है वह शिवपुरी और मुरैना के पठार पर किया गया है। तो शिवपुरी और मुरैना आपका यहाँ आता है, तो वो जो आपका पहला जो पार्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। वहीं अगर अपन दूसरी नंबर पर बात करें आपका जो है कैमूर की श्रेणी की या कैमूर के पठार की बात करें, तो मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको पर्वत पठार पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कैमूर की श्रेणी विंध्याचल पर्वत के जो है आपके जस्ट आपके पूर्व की तरफ पड़ती है, तो कैमूर की जो श्रेणी है वो यहाँ पर पड़ती है। तो दूसरा विभाजन यहाँ पर प्रादेशिक आधार पर, जो यहाँ पर हो गया प्रादेशिक आधार पर, है ना।
वहीं अगर अपन तीसरे की बात करें तो आपका प्रादेशिक के अंतर्गत सतपुड़ा का पठार आता है। तो आप लोगों को ये पता है कि सतपुड़ा का जो पठार है वो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है वो सतपुड़ा का है। और तो यहाँ पर तीनों प्रकार के विभाजन हमने मैप में देख लिए हैं कि ऊपर से अगर अपन बात करें तो शिवपुरी का पठार आ जाता है, कैमूर और शिवपुरी का पठार आता है। वहीं अगर अपन पूर्वी की तरफ बात करें तो कैमूर की श्रेणी चली जाती है और कैमूर जो है ना, कैमूर की श्रेणी एकदम जो है पूर्व में चली जाती है और नीचे की अगर अपन बात करें तो सतपुड़ा आ जाता है। तो प्रादेशिक आधार पर मैंने आपको तीनों चीजों की लोकेशन बता दी है मेरे दोस्तों। क्या बता दी है? तीनों चीजों की लोकेशन बता दी है ना। तो ये तो प्रादेशिक आधार पर हो गए। अब हमको ये देखना है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो वन है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो वन है, कहां पर अल्प वन है, कहां पर मध्यम वन है और कहां पर सघन वन है ना। अब देखो मैं आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करता हूं कि मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है, उत्तर जो है पश्चिम वाला, उत्तर पश्चिम से लगाकर दक्षिण पश्चिम तक का जो हिस्सा है मेरे दोस्तों, वहां पर देखो ये कुछ इस तरीके से जो मैंने आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो यहां पर ये जो हिस्सा है यहां पर अल्प वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? अल्प वन, मतलब कि यहां पर जो है बहुत अल्प वन पाए जाते हैं, मतलब कि कम मात्रा में आप लोगों को वन देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? यहाँ पर अल्प मात्रा में आपको वन देखने को मिलेंगे, है ना। और यहाँ पर किस तरीके के वन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे भाई? एक तो आपका नीम का वृक्ष आपको देखने को मिलेगा, बबूल का वृक्ष आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। नीम का, बबूल का, शीशम का, पीपल का, है ना। ये आपको ज्यादा वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अल्प वन पाए जाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है आपका, है ना, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लगाकर यहाँ, ये आपका अल्प वन पाए जाते हैं यहाँ पर, है ना। कैसे वन पाए जाते हैं? आपके अल्प वन पाए जाते हैं, है ना, अल्प वन पाए जाते हैं। और आपका अगर अपन बात करें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर आप पाए जाते हैं आपके मध्यम वन। कैसे पाए जाते हैं भाई? यहाँ पर मध्यम वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको सर्वाधिक जो है वन देखने को मिलेंगे वो तेंदू पत्ता, देखो यहाँ पर सर्वाधिक होता है, तेंदू पत्ता के ज्यादा वन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और अगर अपन बात करें ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर अगर अपन नीचे की बात करें तो यहाँ पर कैसे वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे? यहाँ पर सघन वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। कैसे वृक्ष मेरे दोस्तों देखने को मिलेंगे? सघन वृक्ष। अब आप मुझे एक बात बताना, हम चीजों को सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? सघन वन आपको देखने को मिलेंगे, सघन वन। हम चीजों को सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, इसका वेरीफाई हम कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले ये देखा था कि सबसे ज्यादा जो वन पाए जाने वाला जो जिला है, वन आवरण वाला जो जिला है वो कौन सा है? बालाघाट। और बालाघाट कहाँ पड़ता है मेरे दोस्तों? बालाघाट आपका पड़ता है सबसे नीचे की तरफ पड़ता है बालाघाट। सबसे ज्यादा वन आवरण वाला जो है आपका जिला, वन आवरण वाला जो बालाघाट है वो यहाँ पर पड़ता है। इसलिए देखो यहाँ पर जो वनों का जो घनत्व है सर्वाधिक यहीं पर है। और सर्वाधिक वन जहां पर सबसे ज्यादा होंगे वहीं का कोई जिला होगा जहां पर सबसे ज्यादा वन आवरण वाला जिला जो माना जाएगा। तो वन आवरण वाला जिला हमारा कौन सा हो गया मेरे दोस्तों? वो हो गया है आपका बालाघाट। अब आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी कि यार हम बहुत अच्छी तरीके से चीजों को सीख रहे हैं ना। तो ये वाला जो आपका क्षेत्र है उत्तर पश्चिम से लगाकर दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है, जो मालवा का पठार जहां पर पड़ता है, यहाँ पर अल्प वन पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर अपन बात करें विंध्यन का और कुछ भाग बुंदेलखंड का, तो यहाँ पर मध्यम वन पाए जाते हैं। और नीचे का जो क्षेत्र है हमारा सतपुड़ा वाला, यहाँ पर सघन वृक्ष पाए जाते हैं। और जहां पर देखो हमारे वृक्ष जहां पर इसलिए ज्यादा पाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज्यादा होगी, जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहां पर सघन वृक्ष पाए जाएंगे। तो सतपुड़ा का जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों वहां पर वर्षा ज्यादा होती है मेरे दोस्तों। होशंगाबाद की अगर अपन बात करें, पचमढ़ी की अगर अपन बात करें तो पचमढ़ी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और नीचे का जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो इसलिए यहाँ पर वनों का जो है क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा है, वनों का जो घनत्व है सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक मैंने ऑल ओवर व्यू बता दिया है कि कहां पर अल्प वृक्ष आते हैं, कहां पर मध्यम आते हैं और कहां पर सघन वृक्ष आते हैं। तो प्रादेशिक आधार पर देख लिया है और नॉर्मल भी देख लिया है। अब हमारा बचता है जलवायु के आधार पर। वो जो डायग्राम आपने ड्रॉ किया था उसको सामने रखना, उसके आधार पर भी मैं चीजों को आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना। अब अपन देखेंगे जलवायु के आधार पर जो है वन कौन कौन से हैं ये अपन देखेंगे, है ना। अब तो जलवायु के आधार पर वन देख लेते हैं। अब देखो यहां पर मैं चीजों को थोड़ा सा मिटा देता हूं ना। अब देखो अभी तो अपन ने नॉर्मल देख लिया कि कहां पर अल्प वन है, कहां पर सघन वन है ना। ये सारी चीजें हमने देख ली। अब अपन देखेंगे जो है जलवायु के आधार पर। अब देखो जलवायु के आधार पर मैंने आप लोगों को 3 पार्टों में बताया था। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि
जलवायु में सबसे पहले हमने ये देखा था कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन वहां पर पाए जाएंगे जहां पर लगभग 50 से 100 जो है आपका 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, मतलब कि कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर अपन बात करें तो यहां से लगाकर अगर मैं बात करूं आपका ये जो वाला जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र आता है ना आपका मेरे दोस्तों, ये आता है आपका यहां से मैं लगाकर ये वाला जो क्षेत्र आपसे अगर मैं बात करूं तो ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। क्या आता है आपका? उष्ण कटिबंधीय है ना, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, है ना, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो वर्षा होगी मेरे दोस्तों, यहाँ पर वर्षा जो होगी आपकी जो है आपका 50 से लगाकर 75 सेंटीमीटर के जो वृक्ष जो है 50 से 75 सेंटीमीटर के जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ पर जो है आपका उष्ण कटिबंधीय जो है आपका शुष्क पर्णपाती वन आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका या उष्ण कटिबंधीय आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वाला क्षेत्र है। अब अगर अपन यहाँ पर अपन बात करते हैं, यहाँ पर आपका ये वाला जो क्षेत्र आता है आपका रीवा पन्ना वाला और कुछ बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र आता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आपको देखने को मिलेंगे। क्या आपने को देखने बना? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वर्षा जो रहेगी आपकी कितनी रहेगी भाई? जो है 100 से लगाकर जो है 75 से लगाकर 100 सेंटीमीटर के मध्य रहेगी। 75 से लगाकर 100 सेंटीमीटर के यहाँ पर वर्षा आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया आपका, ये कौन सा वाला जो क्षेत्र हो गया आपका? थोड़ा सा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो गया और थोड़ा सा आपका रीवा पन्ना वाला जो क्षेत्र होगा, यहाँ पर आपको जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, जहाँ पर जो वर्षा औसत होती है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य जहाँ पर बारिश होगी वहाँ पर कैसे वन आपको देखने को मिलेगा? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ अगर अपन बात करें यहाँ पर आपको उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पर जो वर्षा का प्रतिशत होगा भाई, वर्षा का जो होगा आपका वह वर्षा होगी आपकी 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के लगभग, जहाँ पर जो है 150 से जो है 100 से लगाकर 150 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वर्षा आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? 100 से लगाकर आपके 150 के लगभग आपको वर्षा यहाँ पर देखने को मिले। देखो अपन नीचे के क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो ये जो क्षेत्र है आपका उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के जो है क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब कि जो नीचे का क्षेत्र आता है आपका सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा देखो सर्वाधिक होती है। जब यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है मतलब कि जहाँ पर 100 से लगाकर 150 सेंटीमीटर के मध्य जब वर्षा होगी तो वहां पर कैसे वन पाए जाएंगे? आपके उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन क्या है आपके पाए जाएंगे, है ना। अब आप लोगों को चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि हम कहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, कहाँ कौन से वन नहीं पाए जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, आई होप, है ना। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और ये वीडियो देखने के बाद भाई साहब मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए, है ना। आपका रिस्पॉन्स रहेगा, आप बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि चीज़ों को सीख रहे हैं, इसलिए आपके रिस्पॉन्स की मुझे ज़रूरत है। आपके लिए ही मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और पूरा कंटेंट आपको जो है निःशुल्क ही मैं दूंगा। मैं कोई पेड वेड नहीं करूँगा। ये जो चीज़ें हैं आपकी बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाई हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं बिल्कुल जो है बहुत सटीक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब देखो हमको तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें, मेरे पास जितनी भी चीज़ें नोट्स है ना वो सब आपको पूरा यूट्यूब पर मैं दे दूंगा, सब पढ़ा दूंगा मैं, आप बिल्कुल टेंशन मत करो। और ये जो सारी चीज़ें ना आपको कहीं इतनी डीप में देखने को नहीं मिलेंगी, है ना। बिल्कुल सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा दूंगा, है ना। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट हमने देखा था, देखो जो हमने प्रादेशिक आधार पर देख लिया है, फिर हमने जलवायु या भौगोलिक आधार पर देख लिया, अब हम प्रजाति के आधार पर चीज़ों को देखें। अब देखो प्रजाति के आधार पर अपन ने 3 तरीके से देखा था, है ना। सबसे पहले अपन ने देखा था सबसे पहले अपन ने देखा था सागौन, है ना। प्रजाति के आधार पर अगर अपन बात करें तो अपने 3 तरीके से देखा था। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं सागौन की, साल की, है ना, और मिश्रित वन, 3 तरीके से हमने देखे थे।
जो है क्या देखा था आपका, 3 तरीके से हमने चीज़ों को समझा था। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो प्रीलिम्स फैक्ट बनता है इसमें से वो ये बनता है कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो वह आपके सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। सर्वाधिक मध्य प्रदेश के अंतर्गत सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं ना, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है सागौन के वृक्ष तो सबसे ज्यादा पाए ही जाते हैं, ये क्वेश्चन तो बनता है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल वन आवरण का कितना है, 17.88% है। कितना है आपका, 17.88% है। मध्य प्रदेश में जो सागौन के वन है, जो मध्य प्रदेश के कुल वन आवरण के 17.88% जो है आपके देखे गए। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहीं अगर अपन बात करें भारत की, तो भारत के अंतर्गत जो सागौन के वृक्ष है उनका 41% तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही पाया जाता है। आइए बात समझ में, कितना 41% कितना पाया जाता है, 41%। भारत के अंतर्गत जो सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं उसका 41% सिर्फ मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। वही अगर अपन देखो साल के वृक्ष की बात करें ना, तो साल के वृक्ष जो है भारत के कुल वन आवरण का 16.54% जो है आपका पाया जाता है ना, कुल वन आवरण का 16.54 पाया जाता है। वहीं अगर अपन जो है किसकी बात करें, भारत की बात करें, भारत के अंतर्गत जो साल के वृक्ष पाए जाते हैं उसका कुल वन का 50% तो किसके अंतर्गत पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। मतलब कि भारत के अंतर्गत जो जितने भी साल के वृक्ष पाए जाते हैं उसका 50% हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही पाया जाता है। जबकि अगर अपन मिश्रित की बात करें तो इसका जो है परसेंटेज लगभग 58% है। क्या लगभग 58% आपका जो है मिश्रित वन हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो प्रजाति के आधार पर हमने ये देख लिया है कि ये सागौन के, साल के और मिश्रित के वन कितने। अब ये प्रतिशत मेरे दोस्तों याद रखना, ये पिछली एग्जामों में पूछे गए, ये प्रतिशत आपके पूछे गए। सागौन का सबसे ज्यादा पूछा गया है, साल का भी पूछा गया है ना, ये दोनों ही प्रतिशत आप याद रखना कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने प्रतिशत सागौन के वन पाए जाते हैं। तो ये चीजें आप याद रखना। और ऑप्शन ये ही आया था जो मैंने आप लोगों को लिखाया है, ये ऑप्शन ये ही आया था कि भाई कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 17.88% पाए जाते हैं। कुल वन आवरण का 16.54% पाए जाते हैं। वहीं हम मिश्रित की बात करें तो हमारा 58% लगभग 58% पाया जाता है ना, लगभग है भाई, ये लगभग है ना, क्योंकि जो है आपका लगभग पाया जाता है ना। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है हमारा प्रशासनिक आधार पर हमने चीजों को देखा था। प्रशासनिक आधार पर हम चीजों को देखो प्रशासनिक आधार पर अगर अपन बात करें तो प्रशासनिक आधार पर हमने क्या देखी थी, जो है प्रशासनिक आधार पर अगर अपन बात करें तो अपन ने 3 तरीके से देखा था इसको, है ना। इसको अपन एक डायग्राम, एक टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका कौन सा वन आता है, आरक्षित वन आता है ना, आरक्षित वन आते हैं। फिर आते हैं आपके संरक्षित वन आते हैं, और फिर आते हैं आपके अवर्गीकृत, है ना। आरक्षित वन आते हैं और संरक्षित वन आते हैं, और एक आते हैं आपके अवर्गीकृत। क्या आते हैं आपके अवर्गीकृत। 3 तरीके से अपन ने चीजों को देखा है। प्रशासनिक आधार पर हमने देखा है आरक्षित, प्रशासनिक के आधार पर आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो आरक्षित वनों का जो प्रतिशत है आपका 65% है ना। मध्य प्रदेश में जो आपके आरक्षित वन है वो 65% पाए जाते हैं। संरक्षित के हम पाए जाते हैं 33% पाए जाते हैं, और 2% आपके क्या पाए जाते हैं, आपके अवर्गीकृत पाए जाते हैं, है ना। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर आरक्षित 65% है, संरक्षित 33% है, और अवर्गीकृत 2% है। अब ये होते क्या है, देखो आरक्षित वन ऐसे होते हैं जिनमें जो है पूर्णतः प्रतिबंध होता है, पूर्णतः प्रतिबंध होता है ना। प्रतिबंध होते हैं मतलब कि बिना अनुमति के आप आवागमन की सुविधा नहीं होती है, आवागमन की सुविधा नहीं होती है। पशु चराना, लकड़ी काटना, ये दंडनीय अपराध होता है। क्या होता है आपका, दंडनीय अपराध होता है बिना अनुमति के, है ना। ये क्या होता है आपका, दंडनीय अपना अपराध होता है। देखो आरक्षित जो वन होते हैं उसमें पूर्णतः प्रतिबंध होता है किस किस चीज का, एक तो आवागमन का, पशु चराना, लकड़ी काटना। ऐसा अगर किसी को करते हुए पाया जाता है बिना अनुमति के, तो मेरे दोस्तों ये दंडनीय अपराध माना जाता है, जिसका प्रतिशत 65% है। वहीं संरक्षित की अगर अपन बात करें तो इसमें जो कठोर नियम नहीं होते हैं, कठोर नियम नहीं होते हैं, है ना। इसमें जो है नियमों का पालन कठोरता से कराया जाता है ना, कठोरता से नियमों का पालन कराया जाता है।
नियमों का पालन करवाया जाता है ना, कराया जाता है। आइए आप लोगों को बात समझ में। देखो यहाँ पर आरक्षित में कठोरता से नियमों का पालन कराया जाता है, लेकिन इसमें कठोरता से जो है आपका नियमों का पालन नहीं होता है, कठोरता से नियमों का पालन नहीं कराया जाता। यहाँ पर अनुमति से आप जो है आवागमन की सुविधा होती है, लकड़ी काट सकते हैं आप, लकड़ी जो है आप काट सकते हैं, है ना, पशु चरा सकते हैं, है ना, पशु चरा सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको अनुमति से मिल जाती हैं। यहाँ पर इतने जो है नियमों का कठोरता से पालन नहीं कराया जाता है। वहीं अगर अपन बात करते हैं 33% के अंतर्गत आते हैं, और जो है अवर्गीकृत की बात करें तो ये 2%, मध्य प्रदेश में 2% ही पाए जाते हैं। जो है अवर्गीकृत के अंतर्गत किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता। अब प्रतिबंध होएगा ही नहीं, कैसे होगा प्रतिबंध? इसलिए नहीं होगा प्रतिबंध क्योंकि ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो आपके सड़कों के किनारे या आपके घर के आसपास लगे थे। ऐसे 2 प्रकार के अवर्गीकृत होते हैं ना, तो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता मेरे दोस्तों, कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता, कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता इसमें। आइए आप लोगों को बात समझ में, कोई भी प्रतिबंध इसके अंतर्गत लागू नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, ये ऐसा विभाजन हमने देखा है मध्य प्रदेश में वनों का, जिसके अंतर्गत मेरे भाइयों सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को कवर करवा दी हैं। 2 मैप बनवा दिए हैं, 3 मैप आप लोगों को बनवा दिए हैं, डायग्राम बनवा दिए हैं, है ना, और उसके बाद मैंने प्रीलिम्स फैक्ट कवर करवा दिए हैं। और बताओ क्या बचा हुआ है इस चैप्टर में? और क्या बचा है इस चैप्टर में? कुछ नहीं बचा है इस चैप्टर में। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को आज चीजें पढ़ाई हैं। आपका दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।